हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और इसमें जैसा कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे अपने केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले चैप्टर्स का, तो आज के सेशन में भी रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में हम प्रश्न उत्तरों को देखेंगे कि चैप्टर से आपका कैसा प्रश्न पूछा जाता है, किस टॉपिक से, किस किस प्रकार के, एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आपके एक ही टॉपिक से आ सकते हैं, तो किन किन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिस प्रकार का प्रश्न होगा आपको आंसर उसी प्रकार से लिखना होगा। ओके, तो वही आंसर हम लिखना यहाँ पर सीख रहे थे। एक बार सारे क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन लेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे आज के कुछ नए क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 5 है आपका कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला एवं पेट्रोलियम, जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका नेम सम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के नाम बताने थे, तो जल, पवन, सौर, ये सब नवीनीकरण स्रोत है। गिव सम एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्मीय ईंधन के उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो जीवाश्मों से बनते हैं। नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कोल, तो कोल में मेनली तो कार्बन प्रेजेंट होता है, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंट में आपका ऑक्सीजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। विच आर द टू मेन टेक्निक ऑफ माइनिंग, तो माइनिंग की दो टेक्निक, सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग, यानी भूतल खनन और भूमिगत खनन। ओके, एंड लिस्ट 4 वेराइटीज ऑफ कोल, कोल की 4 वेराइटीज किसमें बतानी है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रेसाइट। ओके, नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, कार्बनाइजेशन, तो लकड़ी से जब कोयला बनता है तो इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि कार्बन ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ओके, मेंशन द टेम्परेचर एट विच डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज डन, तो भंजक आसवन या आपका जिसको प्रभाजी आसवन कितने तापमान तक होता है, तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में, उसके नीचे भी हो सकता है, तो वहां तक तापमान में आपका भंजक आसवन कराया जाता है। व्हेन द क्रूड ऑयल इज रेफर्ड टू बी स्वीट, तो जब इसमें सल्फर कंटेंट कम होता है तो इसको क्या कहा जाता है, कच्चे तेल को मीठा कहा जाता है, स्वीट। ओके, एंड नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ केरोसिन इनटू गैसेस हाइड्रोकार्बन, कैटाजेनेसिस कहा जाता है। नेम द कंट्री विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज सऊदी अरेबिया या सऊदी अरब। नेम द गैस दैट अकर्स ओवर पेट्रोलियम इन रिजर्वॉयर्स डीप इनसाइड द अर्थ, नेचुरल गैस। ठीक है, एंड एक्सपेंड पीसीआरए, पीसीआरए का फुल फॉर्म बताना है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ओके, इसके अलावा नेम 2 फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम विच आर यूज्ड एज फ्यूल, तो आपको इसके घटक बताने हैं, यानी पेट्रोलियम में क्या क्या होता है। तो पेट्रोलियम में आपके केरोसिन भी आता है, पेट्रोल भी आता है, डीजल आता है, आपका पैराफिन वैक्स हो गया, इसके अलावा बहुत सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो पेट्रोल, डीजल आपके मेनली जो मुख्य उत्पाद हैं वो ये है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के जलने से किस प्रकार का आपका पोल्यूशन होता है, तो आपको पता है वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन जीवाश्म ईंधन के जलने से होता है, क्योंकि वहां पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे आपका वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, एलपीजी का पूरा फुल नाम लिखना है, यानी एल का मतलब क्या है, पी का, पी स्टैंड फॉर एंड जी स्टैंड फॉर। एल होता है आपका लिक्विफाइड, पी पेट्रोलियम एंड जी स्टैंड फॉर गैस। ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीकृत या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जो कि आपके किचन सिलेंडर्स में फिल रहती है गैस। देन विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज बर्न्ड इन एयर, जब कोयले को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो आपकी CO2 प्रोड्यूस होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर, क्या हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमेशा कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा उनका उपयोग करते रहे, एक समय आएगा कि वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो नहीं, हम इनका उपयोग हमेशा नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो कोक फॉर्म होती है, जिसको हमने क्या तक कहा था, जिसमें ठोस अवस्था में आपका कोयला पाया जाता है। ओके, इसके अलावा व्हाट इज फ्यूल, ईंधन क्या है, तो जो भी चीज जलती है, जलने पर ऊष्मा देती है और प्रकाश देती है, उसको क्या कहा जाता है, आपका ईंधन कहलाती है। ठीक है, एंड डिफाइन फॉसिल फ्यूल, गिव एग्जांपल, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, तो जीवाश्मों से बनने वाला ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाता है। एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक गैसें भी। ओके, देन
व्हाट इज कोल, राइट इट्स टू यूजेस। कोयला क्या है और इसके दो उपयोग आपको बताने हैं। तो कोयला क्या होता है, एक हार्ड होता है ब्लैक कलर का कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, यानी कि जो जलता है। ओके, मेनली कार्बन कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है। उपयोग की बात करें तो घरों में कोयला का उपयोग होता है, इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसके अलावा पावर प्लांट्स में इसका उपयोग होता है। ओके, चलिए और क्वेश्चन क्या था, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट पीट। पीट क्या है, तो पीट आपने देखा था जब हमने आपके कोयले की किस्मों की बात की तो वहां पर पीट आया था। तो पीट कोयले की एक किस्म होती है जिसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है, बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलता है। ओके, नेम 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड राइट देयर यूजेस ऑल्सो। कार्बन आपके पेट्रोलियम के 3 प्रोडक्ट्स बताने हैं कि क्या क्या घटक उसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट उससे बन रहे हैं। ओके, या उससे निकल रहे हैं, तो उन तीनों के उपयोग भी लिखने हैं। तो जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ओके, पैराफिन वैक्स हो गया, केरोसिन हो गया, तो ये सब उसके क्या है, प्रोडक्ट हैं। और इनके उपयोग आपको पता है, पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, मोटर व्हीकल्स में किया जाता है। डीजल का उपयोग हैवी मोटर व्हीकल्स में किया जाता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर में किया जाता है। और केरोसिन की बात करेंगे तो उसको भी एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग यूजेज हो गए। पैराफिन वैक्स का लिख सकते हो, ऑइलमेंट, कैंडल्स, ये सब बनाने में किया जाता है। ओके, देन पेट्रोलियम के 3 संघटक के नाम लिख लिए। एक्सप्लेन अबाउट कोल तार। कोल तार क्या है, तो जैसे कोक की बात की थी कि कोयले का ठोस रूप कोक होता है, तो वहीं पर कोयला जब द्रव रूप में आपको मिलता है, दैट इज कोल तार। ओके, कोल तार जो कि आपका जैसे रोड सरफेसिंग की जाती है तो वहां पर भी कोल तार का उपयोग होता है। इसके अलावा कई अलग अलग कंपाउंड्स को बनाने में भी कोल तार का उपयोग किया जाता है। ओके, तो तारकोल या कोल तार जिसे आप कहते हैं, कोयले को पानी में गर्म करने से गैसें निकलने पर यह उत्पन्न होती है। यह काले रंग का गाढ़ा चिपचिपा तरल होता है या द्रव होता है। इसमें तीखी गंध होती है। यह स्वयं अनेक यौगिकों का मिश्रण है, यानी कि इसमें अलग अलग प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। और तारकोल से हम बेंजीन, टोल्यूइन, नेफ्थेलिन, फिनॉल आदि प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो जो मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स का इससे उत्पादन किया जाता है, तो वो यही है। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन था, नेम 2 प्रोडक्ट्स दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, व्हाट इज द रेजिड्यू लेफ्ट इन दिस प्रोसेस, गिव वन मेन यूज ऑफ दिस। ओके, तो कोयले का जो भंजक आसवन या प्रभाजी आसवन किया जाता है, उससे आपके 2 महत्वपूर्ण उत्पाद बनते हैं। एक कोल गैस है और दूसरा क्या है, कोल तार है। ओके, यहीं पर इस प्रक्रिया में जो बचा हुआ अवशेष होता है, जिसको आप ठोस रूप में कह रहे हैं, वो क्या है, वो कोक होता है। और कोक का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है, जहां हमने धातुओं के निष्कर्षण की यानी मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात की थी कि खुदाई करके आपने कुछ तो पत्थर निकाले, फिर आपने बोला कि इसमें कोई तो आपका क्या हो सकता है, धातु हो सकती है या तत्व हो सकता है। फिर आपने उस पत्थर की क्या की, सफाई की, ठीक है, उसको वॉश किया या उससे पूरी जितनी भी उसमें अशुद्धियां थी, सांद्रण के अंतर्गत जो आता है, वो आपने किया था। देन उसके बाद अलग अलग प्रोसेस जैसे कि भर्जन हो गया, निस्तापन हो गया, इन सारे प्रोसेस से गुजर के धातु कर्म कराया जाता है, यानी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस द्वारा आपके धातु को अलग किया जाता है। तो वहीं पर आपकी एक प्रोसेस आती है जहां पर कोक का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए, वेयर डू वी गेट कोल एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। आपका जो कोयला है उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है और ये बनता कैसे है, तो कोयला आपको धरती की सतह के नीचे बहुत गहराई में मिलता है। और ये बनता कैसे है, कुछ लाखों वर्ष पूर्व क्या हुआ होगा, कुछ तो पेड़ पौधे या जीव दबे होंगे धरती की सतह के नीचे और धीरे धीरे उनका क्या हुआ होगा, अपघटन हुआ होगा। एक समय आया होगा, अपघटन रुक गया और अवशेष रह गए जिनको जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म से ईंधन का निर्माण हुआ है, इसी को जीवाश्म ईंधन कहा गया। और यहीं पर किसका निर्माण हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। ओके, इस प्रकार से हम कोयले का निर्माण पढ़ते हैं। जहां पर कि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, अर्थ के नीचे क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना धरती के अंदर, तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी यानी तापमान है। और चूंकि दबाव भी वहां पर महसूस हो रहा है, तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा महसूस करती है वो सारी जो अवशेष हैं। और उसके बाद वही प्रोसेस क्या है, कार्बनाइजेशन है, जब कार्बन का यानी कि कोयले का निर्माण हो रहा है या उत्पादन हो रहा है। डिफाइन द टर्म पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, आपका पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। व्हाट इज सीएनजी, व्हाट आर इट्स यूजेस। सीएनजी क्या है, सीएनजी है आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस या संपीड्य प्राकृतिक गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको कहा जाता है। ये क्या है, एक प्राकृतिक गैस है। इसके यूजेस क्या है, तो इसका उपयोग आजकल बहुत मात्रा में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के जो
उपयोग है उसको कम करने को कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो प्राकृतिक गैस से क्या होता है? प्राकृतिक गैस पूर्ण रूप से क्या होती है? जलती है, तो उससे कोई बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, यानी कि ऐसे पॉल्यूटेंट्स नहीं बनेंगे, प्रदूषक नहीं उत्पन्न होंगे। इस कारण से ये बहुत अच्छा क्या होता है? फ्यूल होता है। तो इसका उपयोग करने के लिए कहा जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ हो रहा है? गाड़ियों में सीएनजी का उपयोग हो रहा है मोटर व्हीकल्स को चलाने के लिए। ओके, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का संक्षिप्त रूप है। प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में उच्च दबाव में संग्रहित किया जाता है, जैसे कि संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब क्या है? कंप्रेस करके, यानी कि उसमें बहुत सारा प्रेशर अप्लाई किया गया है तब उसको रखा गया है। ओके, देन सीएनजी का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अब परिवहन के लिए ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन भी है। ठीक है, तो इसलिए आप सीएनजी का उपयोग करते हैं। ओके, एक्सप्लेन अबाउट द वेराइटीज ऑफ कोल। तो कोल की वेराइटीज हमने देखी थी, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। ठीक है, पीट क्या है? जिसमें कि कार्बन कंटेंट वेरी लो है। पीट की मात्रा में, लिग्नाइट में आपका कार्बन कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, और बिटुमिनस में कार्बन कंटेंट इन दोनों की तुलना में और ज्यादा होता है। जबकि एंथ्रेसाइट की बात करेंगे तो इसमें हाईएस्ट मात्रा में, इसको हाईएस्ट ग्रेड का कोल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की अमाउंट सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो इसीलिए ये सारे आपके क्या हो गए? वेराइटीज हो गई कोल की, यानी किस्में। ओके, कितने प्रकार के। देन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेज एयर पोल्यूशन, यानी आपके जीवाश्म ईंधन जलते हैं और जलने पर क्या करते हैं? प्रदूषण करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। तो उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण होता है, समझाइए। तो कैसे समझाएंगे? ये हमने देखा था लास्ट सेशन में आपके, कि जब आप आपके जो भी फॉसिल फ्यूल है वो जल रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल के जलने से अनेक अनेक प्रकार की गैसें निकल रही हैं। तो वो गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रही हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेट्रोलियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, पेट्रोलियम इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ फ्यूल। क्या होता है? तरल रूप में जो आपका ईंधन पाया जाता है उसको पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम से आपका तात्पर्य है पेट्रोल भी और डीजल भी। पेट्रोलियम से सिर्फ पेट्रोल को नहीं समझेंगे। ओके, पेट्रोलियम में पेट्रोल भी आ रहा है, डीजल भी आ रहा है, केरोसिन भी आ रहा है, इसके अलावा आपका पैराफिन वैक्स भी आ रहा है, और कई सारी आपके जो इसके उत्पाद हैं वो आते हैं। इसे कच्चे तेल के रूप में भी जाना जाता है, और जमीन के नीचे अवैध चट्टानों की परतों के बीच ये फंसा हुआ पाया जाता है, जहां से इसको क्या किया जाता है? निकाला जाता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है जो समुद्र में मृत पौधों और जानवरों द्वारा निर्मित होता है। यह गहरे रंग का चिपचिपा तरल है, और अन्य सभी तेलों की तरह यह पानी से भी हल्का है, इसलिए पानी के आपको क्या देखने को मिलेगा? पानी के में अगर इसको मिक्स करेंगे तो ये ऊपर आ जाता है। देन यह विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। यह प्लास्टिक के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल, मिट्टी के तेल, डीजल और अन्य रसायनों के उत्पादन के लिए भिन्नात्मक आसवन से गुजरता है। ओके, हाउ इज द एनर्जी यूजफुल टू अस? तो एक्सप्लेन, ऊर्जा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो ऊर्जा हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप बहुत छोटी से चीज से लेकर, जैसे खाना पका रहे हैं वहां से लेकर, और अपनी डेली रूटीन में जितनी चीजें आप देखते हैं, जैसे आजकल सर्दियां हैं तो पानी गर्म कर रहे हो, तो पानी गर्म किससे कर रहे हो? गीजर से कर रहे हो, रॉड से कर रहे हो। तो ये सारे क्या है? आपके अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, जो कहीं ना कहीं एनर्जी से आपके चल रहे हैं। इसके अलावा आपका एक छोटा सा फोन से लेकर के क्या हो गया? एक लैपटॉप हो गया, वो सारे एनर्जी से चल रहे हैं। इसके अलावा जो आपके घरों में इस टाइम लाइट जल रही होगी, स्कूल्स में लाइट जल रही है, वो सब किसका? ऊर्जा का ही उपयोग वहां पर हो रहा है। हमारी वर्चुअल क्लासेस चल रही है, इसमें ऊर्जा का उपयोग कहीं ना कहीं हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में जितने भी फंक्शनिंग चल रही है वो सब किसके कारण हो रही है? ऊर्जा के कारण। तो हमारी लाइफ में ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ऊर्जा का प्रयोग कितनी सारी जगह हो रहा है। ऊर्जा के बिना हमारा जीवन असंभव है। ऊर्जा के कुछ उपयोग इस प्रकार है, जैसे हमें बिजली पैदा करने के लिए आपका क्या होता है? वाहनों को चलाने के लिए ईंधन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें अपने बिजली के उपकरणों जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा घरों, भवनों आदि के निर्माण के लिए निर्माण स्थलों पर भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें अपना खाना पकाने और अन्य घरेलू उपयोग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें फाइबर, प्लास्टिक, पेंट, सौंदर्य प्रसाधन आदि के निर्माण के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी कारखाने, उद्योग, कृषि उपकरण, मशीनों को चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति पर क्योंकि ये निर्भर होते हैं, तो यहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता
होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हमारे डेली रूटीन में ऊर्जा का बहुत बड़ा एक योगदान है। और हम जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि ऊर्जा के बारे में लिखे, तो आप बहुत छोटी से चीज से लेकर बहुत बड़ी जो मशीनरी चल रही है ऊर्जा के उपयोग से, तो उसके बारे में आप पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, इसके अलावा भी आपको पॉइंट्स आते होंगे, वो आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए, लिस्ट द स्टेप टू कंजर्व द रिसोर्सेज, यानी संसाधनों के संरक्षण के उपायों की सूची बताइए। तो सबसे पहले तो कम से कम उपयोग करेंगे संसाधनों का, दोहन नहीं करेंगे, उनका अति दोहन नहीं करेंगे किसी चीज का। तो जैसे पानी है, तो ऐसा नहीं है कि पानी ऐसे फालतू ही टैप ऑन करके छोड़ रखा है, पानी गिरे जा रहा है, तो ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, या लाइट्स आपकी ऑन है रूम में और आप हो ही नहीं वहां पे, फैन चल रहे, एसी चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और हम संरक्षण करेंगे उन्हें। ओके, संरक्षित करेंगे उन्हें। तो इस तरीके से हम सभी संसाधनों पर निर्भर है, क्योंकि हमें पता है प्राकृतिक संसाधनों हो गए या कृत्रिम संसाधन, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति में संसाधन सीमित है। जैसे हम कोल पेट्रोलियम बोलते हैं कि एक टाइम आएगा कि कोल पेट्रोलियम आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो इसका मतलब उनकी मात्रा कैसी है, लिमिटेड है, सीमित मात्रा में वो हमारी प्रकृति में पाए जा रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि उनको बनने में लाखों वर्ष लग रहे हैं, इस वजह से यदि हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके पास कोई संसाधन नहीं बचेगा। यह चिंताजनक स्थिति है। हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। कैसे? हमें अपना खाना धीमी आंच पर ही पकाना चाहिए। CFL और LED लाइट जैसे कम ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिजली बर्बाद ना हो। खाना बनाते समय हमें अपने बर्तनों को ढक कर रखना चाहिए, यानी कि जब खाना पक रहा हो तो ढक करके पकाना चाहिए, उससे क्या होगा, जल्दी खाना बनेगा आपका। व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग के बजाय सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी अगर एक ही इंसान कहीं ट्रैवल कर रहा है तो उसको जरूरी नहीं है कि वो पूरी अपनी कार या बड़ी गाड़ी लेके जाए, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका सौर या ज्वारीय ऊर्जा को विकसित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका सौर ऊर्जा जो है वो किस में आता है, नवीकरणीय स्रोत में आता है। देन कोयला या पेट्रोलियम जलाने के बजाय बांधों का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाना चाहिए। जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। तो जन जागरूकता कार्यक्रम यानी लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ऊर्जा बचाने की आवश्यकता है, या ऊर्जा अगर हम क्या करेंगे, फ्यूल्स का या जो हमारे संसाधन हैं उनका बहुत ज्यादा दोहन करेंगे या फिर बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे अगर, तो उससे क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे, एक समय आएगा। ठीक है, फिर वो नहीं बचेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों के संरक्षण कर सकते हैं, यानी संरक्षित कर सकते हैं अपने जो हमारे जितने भी संसाधन है उनको। ठीक है, देन क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम एंड वाटर, हाउ विल यू सेपरेट द टू। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम एंड वाटर। आपको एक मिश्रण दिया गया है पेट्रोलियम का और वाटर का, जल का। हाउ विल यू सेपरेट द टू, आप उस पेट्रोलियम को और जल को कैसे सेपरेट करेंगे। तो क्या देखते हैं आप, दो लेयर्स बन जाती हैं अलग अलग, तो इजीली आप सेपरेटिंग फनल से उसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अलाउ टू स्टैंड द मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम एंड वाटर अनडिस्टर्ब्ड for some time. The top layer will be consisted of petroleum which can be separated from water by decantation. Okay, तो यानी कि क्या किया जाता है, जिस प्रकार से डिकेंटेशन प्रोसेस आपने कहाँ देखी है, जब आप क्या कह रहे थे, जब आप कह रहे थे कि हमने क्या किया, हमने चावलों को पानी में डाल दिया, और आप क्या देखते हैं, थोड़े समय बाद चावल नीचे बैठ जाते हैं और उसमें जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वो ऊपर पानी में आ जाती हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप उस पूरे सोल्यूशन को, यानी कि जो चावल और पानी का मिक्सचर है उसको डिस्टर्ब किए बिना, ज्यादा हिलाना नहीं है उसको, और आराम से उस पानी को आप क्या कर देते हैं, साइड निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पानी में हल्की अशुद्धियां होती हैं या चावल में जो हल्की अशुद्धियां रही वो एक साइड आपकी आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने डिकेंटेशन किया। उसी प्रकार क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार कह रहे हैं कि पानी और कोयले का मिश्रण था, आपने क्या लिया, आपने लिया एक पानी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कोई ऑयल रहा होगा, पेट्रोल या डीजल। ठीक है, उसको आपने इसमें सपोज मिला लिया। आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने क्या रखा, आपने रखा इसमें पानी, ये आपका पानी। ठीक है, और इसमें आपने क्या मिला दिया, ये पानी है,
इसमें मिश्रण किस चीज का बनाना है, पेट्रोलियम का बनाना है। तो पेट्रोलियम का मिक्सचर आपने डाला इसमें, तो पेट्रोलियम क्या होता है, ऊपर बना लेती है लेयर, ठीक है। ये है आपका पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम की लेयर है, नीचे पानी हो गया, ऊपर आपका पेट्रोलियम हो गया। तो इस टॉप लेयर को डिकेंटेशन, ठीक है, अवसादन जिसे आप कहते हैं, उसके द्वारा क्या करेंगे, यानी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। अब आपने कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, तो टॉप लेयर बनी हुई है पेट्रोलियम की, नीचे किसकी लेयर है, पानी की। तो आप क्या करेंगे, ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, और आराम से इस वाली जो ये वाली जो लेयर है इसको अलग निकाल लेंगे, ठीक है। ये पेट्रोलियम की लेयर हो गई, और दूसरा आपको पानी की जो लेयर होगी वो इसी बीकर में अलग मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपने दूसरे बीकर में इस प्रकार से पेट्रोलियम अलग कर, ओके। तो यही आपका डिकेंटेशन, या फिर जिसको आप क्या कहते हैं, अवसादन प्रक्रिया द्वारा। और किसके द्वारा, हमने कहा सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में आपका क्या होता है, आपकी फनल होती है, इस फनल में आप क्या करते हैं, इसमें आप अपना लिक्विड भर लेते हैं, ठीक है। लिक्विड भर लिया आपने, लिक्विड भरने के बाद क्या होगा, पहले आपने पानी भरा, ऊपर आपकी क्या आ गई, ये पेट्रोलियम आ गया, और ये आपका पानी की लेयर है, ठीक है। दो लेयर बन गई अलग अलग। इसके बाद आप क्या करते हैं, नीचे यहाँ आपकी एक कॉर्क लगी होती है, इसको आप लूज करते हैं धीरे धीरे। जैसे सपोज ये आपका सेपरेटिंग फ्लास्क है या फनल है, इसमें आपने पूरा भर लिया है, सेपरेटिंग जो आपका फ्लास्क होगा उसमें आपने पूरा मिक्सचर जो है वो भर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर जैसे टैप होता है ना, नल पे जैसे आपका टैप लगा होता है खोलने के लिए, लूज करने के लिए, तो उसी प्रकार इसमें भी एक पिन लगी होती है जिसको आप लूज करते हैं धीरे से। तो आपका जो नीचे वाली लेयर है किसकी, पानी की, ये आप अलग प्राप्त कर लेते हैं यहाँ। और बाद में जब ये रेड वाली लेयर यहाँ आ जाएगी, यानी सारा पानी आपने अलग कर लिया, फिर आप इसके को टाइटली क्लोज कर लेंगे। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको पेट्रोलियम की लेयर मिल जाएगी, और पानी आपने अलग सेपरेट कर लिया है। तो इस प्रकार से भी आप दोनों लेयर्स को क्या कर सकते हैं, यानी जो मिश्रण है उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो दो विधियां, एक तो डिकेंटेशन जिसमें आप ऊपर की लेयर को हटा रहे हैं, और दूसरा क्या कह रहे हैं हम, कि इस फ्लास्क का उपयोग करके भी आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे आंसर। पेट्रोलियम और पानी के मिश्रण को कुछ देर के लिए बिना छेड़े ही रहने दें। शीर्ष परत में पेट्रोलियम शामिल होगा, जिसे निस्तारण द्वारा पानी से अलग कर लेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोक एंड कोल। कोल और कोक में डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। तो कोक और कोल में क्या डिफरेंस है, इट इज एन एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक क्या होता है, एमॉर्फस फॉर्म होती है कार्बन की, वहीं कोल क्या है, इट इज अ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ओके। सेकेंड डिफरेंस क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सॉफ्ट कोल इन एब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्या किया जाता है, एयर की बहुत कम उपस्थिति या फिर लिमिटेड सप्लाई, यानी कि सीमित मात्रा में एयर वहां पे होगी और उसको हीट किया जाता है, सॉफ्ट कोल को हीट करेंगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की absence इन absence और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या तो absent होगी आपकी एयर वहां पे अनुपस्थित है, या फिर क्या कहेंगे, कुछ मात्रा में या सीमित मात्रा में क्या किया जाएगा, एयर को वहां पर रखा जाएगा, ओके। उसकी उपस्थिति में जलाया जाएगा सॉफ्ट कोल को, तो तब आपका कोक बनेगा, ओके। देन व्हाट इज कोल, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिके ऑफ वेजिटेशन विच existed millions of years ago, यानी कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो आपकी क्या थी, डिके ऑफ वेजिटेशन, यानी कि जितने भी आपके जीव थे प्रकृति में, जब वो मरे होंगे, दबे होंगे, सड़े गले होंगे, उसके बाद जब उनका क्या हुआ, कोल में निर्माण हुआ, तो इस प्रकार से कोल का निर्माण होता है, ठीक है। तो वेजिटेशन से कोल का निर्माण हो रहा है, वहीं सॉफ्ट कोल को जब जलाया जा रहा है, किसकी अब्सेंस में, एयर की अब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, देन आपका कोक का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या हो गए, ये डिफरेंस हो गए, यानी अंतर हो गए कोक और कोल के बीच में, ओके। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन ऑफ द फ्यूल इज क्लीन फ्यूल कमेंट, यानी कि कोई भी ईंधन आपका स्वच्छ ईंधन नहीं है। इस पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखनी है इस पर।
तो क्योंकि आपको पता है कि सभी फ्यूल जलने पर क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनता है। इस प्रकार कोई भी ईंधन स्वच्छ नहीं है। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। कैन फॉरेस्ट हेल्प रिड्यूस द पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल? हाउ? क्या वन जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं? कैसे? तो हम जानते हैं कि जब हम प्रदूषण के बारे में कभी भी पढ़ते हैं तो उसको कम करने के लिए एक उपाय ये भी होता है कि वनीकरण किया जाए, यानी कि वनों को उगाया जाए या फिर पेड़ों को लगाया जाए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। इससे क्या होगा, इससे पोल्यूशन कम होगा। और कैसे होगा? क्योंकि सब क्या वन जीव ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन हाँ, यह जीवाश्म ईंधन के जलने के दौरान उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कुछ प्रदूषण को कम करता है। ठीक है, सभी नहीं, सभी प्रकार के पॉल्यूशन को कम नहीं करेगा, लेकिन जैसे वायु प्रदूषण आपका होता है तो उसमें हम किसकी मात्रा को, हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कुछ प्रदूषण को कम करता है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आपके श्वसन की प्रक्रिया में लेते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इस वजह से तो जैसे जैसे पेड़ों को ज्यादा मात्रा में काटा जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाएगी, तो उससे क्या होगा, हमारी अर्थ पे पॉल्यूशन बढ़ेगा, एनवायरमेंट पे पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण को किसी हद तक क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। किस वजह से? पेड़ों को लगाने के कारण। ठीक है, पेड़ों को लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे पोल्यूशन कम हो जाएगा कुछ हद तक। और अगर पोल्यूशन को बहुत कम करना है तो उसके लिए हमें फ्यूल्स जितने भी हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, तो उनका उपयोग कम करना है। ओके, यानी फ्यूल्स को आपका जलाना कम है, जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल आ रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, कोल की बात कर रहे हैं, तो इनसे बहुत ज्यादा आपका पोल्यूशन बढ़ता है। तो इनकी जगह जैसे हम पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी का उपयोग बोल रहे हैं, कोल की जगह हम इलेक्ट्रिसिटी या एलपीजी का यूज करने को कह रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक जितने भी व्हीकल है उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए। ओके, तो इस प्रकार से चलिए नोट करिए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट अदर सोर्स ऑफ एनर्जी मे बी यूज टू ड्राइव व्हीकल्स? व्हाट अदर सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के अन्य कौन से स्रोत होंगे, मे बी यूज टू ड्राइव व्हीकल, जिनसे कि क्या किया जाता है, किया जा सकता है, वाहनों को चलाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया सोलर एनर्जी हो गया, इथेनॉल से या बायोडीजल से, इनसे क्या किया जा सकता है, इनका उपयोग करके गाड़ियों को चलाया जा सकता है। ओके, वाहनों को चलाने के लिए ऊर्जा के अन्य किस स्रोत का उपयोग किया जा सकता है, तो बायोडीजल, इथेनॉल और सौर ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज अ फ्यूल? यानी कि आपको फायदे यानी कि लाभ बताने हैं किसके, एलपीजी और सीएनजी का उपयोग के। तो क्या होता है, जब आपने एलपीजी को, गैस सिलेंडर्स को जलते हुए देखा होगा, गैस सिलेंडर मीन्स गैस में जब आप खाना बनाते हैं, ठीक है, तो किचन में जब एलपीजी जलते हुए देखा है, तो जब वो जलती है तो किसी भी प्रकार का धुआं उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, धुआं उत्पन्न नहीं होगा तो इससे पोल्यूशन कम होगा। और जब जलती है तो उसके बाद राख, कोयला, जैसे लकड़ी जलने पर राख, कोयले जैसे बाय प्रोडक्ट आपके बनते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहे हैं। और इजी टू हैंडल है, आसानी से आप इसको उपयोग कर सकते हो, कन्वीनियंट है स्टोर करने के लिए। तो दे बर्न विद अ स्मोकलेस फ्लेम एंड सो डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, यानी कि किसी प्रकार का धुआं नहीं आ रहा है, चूंकि तो धुआं नहीं बन रहा है तो कैसा है, पोल्यूशन इससे नहीं होगा। और क्या कह रहे हैं, दे लीव नो एश ऑन बर्निंग, किसी भी प्रकार का आपका राख या कोयला नहीं बन रहा है जलने पर। और क्या है, इजी टू हैंडल है, इजी टू यूज है, आसानी से उसका उपयोग किया जा सकता है। सीएनजी और एलपीजी को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ हैं, ये धुआं रहित लौ के साथ से जलते हैं और इसलिए कोई प्रदूषण नहीं करते हैं। ये जलने पर कोई राख नहीं छोड़ते, वे संभालना आसान है, और या इन्हें संभालना आसान है,
या उपयोग करना आसान है और स्टोर करने के लिए सुविधाजनक है। ठीक है, तो ये इनके क्या हैं, फायदे हैं। मुख्य सबसे मेन फायदा क्या है, यही है कि धुआं रहित लौ के साथ ये जल रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का पोल्यूशन फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, चलिए 41 डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो क्या होता है, डेड वेजिटेशन से किस प्रकार से कोयले का निर्माण हो रहा है। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, जैसे कोयला बनता कैसे है उसमें भी आप वही लिखेंगे। ये प्रश्न दूसरी तरह से पूछा गया है, डेड वेजिटेशन यानी कि मृत जो आपकी क्या है, कोई भी प्राकृतिक चीज है उससे, मृत जो जीव हैं उनसे किस प्रकार से आपका कोयला का निर्माण हो रहा है। तो सब जगह आपको कार्बनाइजेशन वाली प्रोसेस बतानी है, साथ में फॉसिल्स के निर्माण वाली प्रोसेस बतानी है। ओके, तो मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ था, ट्रीज, प्लांट्स, फर्न्स एंड फॉरेस्ट गॉट बरीड बिलो द रॉक्स, यानी चट्टानों के नीचे, सॉइल के नीचे, सैंड के नीचे किन्हीं भी नेचुरल प्रोसेस, जो कि फ्लडिंग हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है यानी भूकंप आया होगा, बाढ़ आई होगी, या कुछ भी ऐसी प्राकृतिक घटना हुई होगी जिसके कारण धरती की सतह के नीचे जो वेजिटेशन थी, यानी कि पेड़ पौधे हो गए, आपके फर्न्स हो गए, जंगल हो गए, छोटे पौधे हो गए, वो सब क्या हो गए, मिट्टी की सतह के नीचे, चट्टानों के नीचे किन्हीं कारणों से दब गए। स्लोली एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस, धीरे धीरे क्या हुआ कि मिट्टी की सतह के नीचे दबे और धीरे धीरे उनके ऊपर और मिट्टी की लेयर चढ़ती चली गई। ठीक है, और इसके कारण से वो जो दबी हुई क्या थी, पेड़ पौधे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर फील किया। क्यों, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स उनके ऊपर बन गई हैं, और उसके बाद प्रेशर के साथ साथ क्योंकि नीचे दब गए हैं तो टेम्परेचर भी हाई हो गया, टेम्परेचर भी उन्होंने बहुत ज्यादा फील किया वहां पर। इसके बाद क्या हुआ, दीज कंडीशंस अलोंग विद द एनारोबिक कंडीशन टर्न्स द कार्बन एनरिच्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फूड इनटू कोल। इसके कारण क्या हुआ कि वहां पर अपघटन की प्रक्रिया हुई। एक टाइम आया कि ऑक्सीजन प्रेजेंट थी भी, फिर बाद में ऑक्सीजन भी वहां नहीं पहुंच पाई, अपघटन रुक गया, तो क्या फॉसिल्स का निर्माण हुआ। फिर हमने कहा मेनली कार्बन कंटेंट बन रहा है जो कि कोल है, जो लास्ट में कोल फॉर्म होगा फॉसिल से। ओके, देन दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। दिस स्लो प्रोसेस क्यों है, क्योंकि करोड़ों और लाखों वर्ष लग रहे हैं आपके कोयले को बनने के लिए, यानी बहुत धीमा प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि आज पेड़ दबा और कल आपका कोयला बन गया। ओके, या आज पेड़ दबा है, 5-6 महीने साल भर बाद आपका कोयला बन गया होगा। तो ये फास्ट प्रोसेस है कि अभी पेड़ दबा और कोयला बन गया। और स्लो प्रोसेस क्या है, स्लो प्रोसेस ये है कि लाखों करोड़ों वर्ष लग रहे हैं कोयले के निर्माण में। इसी स्लो प्रोसेस को, जो जिसमें कि क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, यानी परिवर्तन आ रहा है किसमें, लकड़ी से कोयले में। लकड़ी दबी थी, पेड़ दबा था और पेड़ से हमें कोयला प्राप्त हो गया, तो यानी एक परिवर्तन आया है, चेंज हुआ है एक। ओके, तो ये जो स्लो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि कोयला फॉर्म हो रहा है यानी इनडायरेक्टली कार्बन बन रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ओके, तो इसको आप नोट करेंगे। वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो करोड़ों वर्ष पूर्व बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण पेड़ पौधे, फन और जंगल चट्टानों, मिट्टी और बालू के नीचे दब गए। इससे उच्च दबाव और गर्मी की स्थिति पैदा हो गई। अवायवीय स्थितियों के साथ इन स्थितियों ने लकड़ी के कार्बन समृद्ध कार्बनिक पदार्थ को कोयले में बदल दिया। लकड़ी के कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन किया। होपफुली आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।